हेलो एवरीवन। मटीरिया मेडिका सीरीज जो हिंदी में हम कर रहे हैं उसमें सभी आपका स्वागत मैं डॉक्टर शार्दुल स्वागत करता हूं। ये जो सीरीज हमने शुरू की है हिंदी में स्पेशली, तो उसको बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। दिन ब दिन ऑडियंस जो है, लोग जो है बढ़ते जा रहे हैं, उसके व्यूवर्स बढ़ते जा रहे हैं। और आपसे सभी से बहुत अप्रिशिएट भी हो रहा है, उसके लिए सभी का धन्यवाद। आज जो हम लेक्चर आज सुनने वाले हैं, डॉक्टर गीतेश कल्याणकर जो है वो आज हमें हेपार्सल ये मेडिसिन इसके बारे में हम बताने वाले हैं। डॉक्टर गीतेश कल्याणकर का लेक्चर आपने पहले सुना होगा। उन्होंने एपिस मेलिफिका पे बात की थी और वो बहुत ही सराहा गया था हर एरिया से। तो डॉक्टर गीतेश कल्याणकर ये प्राणा होम्योपैथी योगा सेंटर जो पुणे में है वहाँ पे कंसल्टेंट है। वो एंडोक्राइन ओपीडी देखते हैं जिसमें डायबिटीज और एंडोक्राइन थायराइड डिसऑर्डर आते हैं। प्राणा में कंसल्टेंट के साथ में डॉक्टर गीतेश कल्याणकर प्राणा टीओएस जो एकेडमी है, अदर सॉन्ग के साथ जो एकेडमी है उसके भी एक अहम पार्ट है। और वहाँ पे भी जो लेक्चर्स होते हैं, कोर्सेज होते हैं, वहाँ पे एक पॉपुलर लेक्चरर करके वो जाने जाते हैं। तो आज वो हमें हिपार सेल्फ पे बताने वाले हैं। और अभी मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूं कि वो हिपार सेल्फ के बारे में उनका लेक्चर शुरू कीजिए। डॉक्टर गीतेश। थैंक यू डॉक्टर शार्दुल। हिपार सल्फ हम लोग हमेशा ज़्यादातर इस रेमेडी को देखते हैं एक अक्यूट मेडिसिन की तरह, और ज़्यादातर हम जानते हैं दो चीज़ें इसके बारे में कि या तो रेस्पिरेटरी कंप्लेंट्स हो या थ्रोट कंप्लेंट्स हो या स्किन कंप्लेंट्स हो कुछ, तो इनमें हिपार सल्फ को यूज़ किया जाता है। आज हम इसको थोड़ा डेप्थ में देखेंगे। डेप्थ में का मतलब, जैसे हम अभी तक हम हर रेमेडी में करते आ रहे हैं कि बॉडी माइंड कनेक्शन क्या है, इस रेमेडी में बॉडी माइंड कनेक्शन क्या है इसको समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसको समझने के लिए मेरे हिसाब से जो सोर्स है हिपार सल्फ का, उसको समझना बहुत जरूरी है। और हिपार सल्फ आप में से काफी लोग जानते होंगे कि ये और कुछ नहीं है, कैलकेरिया सल्फ है। लेकिन एक छोटा सा फर्क है, और वो छोटा फर्क बहुत बड़ा है। वो छोटा फर्क ये है कि कैलकेरिया सल्फ को सोल्यूशन में बनाया जाता है कैल्शियम और सल्फर को मिक्स करके, जबकि यहाँ पर इक्वल वेट्स में दोनों का पाउडर लेके उसको वाइट हीट पे गर्म किया जाता है। अब ये वाइट हीट से क्या मतलब है? वाइट हीट का मतलब है 1500 डिग्री 1500 डिग्री सेल्सियस तक इसको गर्म किया जाता है 10 मिनट के लिए। अब ये 10 मिनट के लिए इतना गर्म करना बहुत फर्क कर जाता है। हम मटीरिया मेडिका में तो देखते ही है, इसके अलावा केमिकली भी बहुत फर्क कर जाता है। इसके बाद इसको ठंडा करके फिर एम्बर कलर की बोतल में ही स्टोर करना पड़ता है। इसका रीजन ये है कि जब हम इतना गर्म करते हैं तो वो सल्फेट ऑफ कैल्शियम ना बनते हुए सल्फाइड ऑफ सल्फ्यूरेट ऑफ कैल्शियम बन जाता है। सल्फाइड या सल्फ्यूरेट ऑफ कैल्शियम बन जाता है। और ये प्रोसीजर आप सभी को जान के खुशी होगी कि ये प्रोसीजर हमारे मास्टर हैनमैन ने ही दी थी। उसके पहले जो हिपार सल्फ्यूरिस बनता था वो बहुत ही वेग था। वो उसकी रिलायबिलिटी, ऑथेंटिसिटी कुछ नहीं थी। सभी लोग कुछ ना कुछ हिपार सल्फ करके बना के देते थे और उसका हर एक का रिजल्ट या इफेक्ट बॉडी पे अलग अलग आता था। तो स्टैंडर्डाइजेशन जो है इस प्रोसेस का वो हैनमैन ने किया था। और इस प्रोसेस की वजह से ये जो मैंने बताया सल्फेट और सल्फाइड, फर्क क्या है कि सल्फेट मतलब SO4 और सल्फाइड मतलब SO3। सिर्फ एक ऑक्सीजन कम हो जाता है, और वो ऑक्सीजन कम होने की वजह से क्या धम्मा चौकड़ी मच जाती है अब हम लोग देखेंगे। ये बताने का रीजन ये था कि इतना हीट
इतनी कड़ी कंडीशंस ऑलरेडी ये सोर्स सह चुका है, और ये सोर्स इसके आगे कुछ सहने की क्षमता खो देता है। तो इसीलिए हम सभी जानते हैं कि जो हिपा सल्फ है वो बहुत ही हाइपर सेंसिटिव पेशेंट्स है। इतना सब कुछ सहने के बाद इतना सब तिनका भी बहुत ज्यादा हो जाता है, डुबो देता है बोट को। तो ये याद रखने वाली बात है कि 1500 डिग्री तक गर्म होने के बाद इस वजह से वो हाइपर सेंसिटिव पेशेंट्स है। इसके अलावा ये हाइपर सेंसिटिविटी अगर आप देखो तो है तो हर एरिया में, मतलब कि हीट और कोल्ड के एरिया में, टच के एरिया में, स्मेल के एरिया में, लाइट के एरिया में, साउंड्स के एरिया में, सभी ओर से बहुत ही हाइपर सेंसिटिव पेशेंट है। पर फिर भी मैंने आपको गिनवाए 5 सेंसेस, उसके आगे का जो है माइंड वो और भी सेंसिटिव है। सो H फॉर हिपर सेल्फ, H फॉर हाइपर सेंसिटिविटी। याद रखने के लिए आसान चीज है, बट ये हाइपर सेंसिटिविटी हर एरिया में कैसी दिखती है ये आज हम लोग देखेंगे। अब इस हाइपर सेंसिटिविटी को देखते हुए और इस हीट को, कोल्ड को देखते हुए हम थोड़ा देखेंगे कि पैथोलॉजी लेवल पे क्या हो रहा है, फिर इस पर वापस आते हैं। क्यों? क्योंकि जो चीज सत्य है, जो चीज ट्रूथ है, वो हर जगह सिमिलर दिखती है। अभी तक जो मैंने बात की है वो इतनी सिमिलर नहीं लगती है, वो थोड़ी डिफरेंट लगती है। तो जब हम पैथोलॉजी की बात करेंगे और फिर ये हाइपर सेंसिटिविटी को फिर से आएंगे तो समझ में आएगा सभी एक ही माला में पिरोए गए मणि कैसे है। सो पैथोलॉजी को समझने के लिए हम पहले सेंटर्स ऑफ एक्शन पे चलते हैं। सेंटर्स ऑफ एक्शन में पहला तो है ग्लैंडुलर सिस्टम, मतलब कि कनेक्टिव टिश्यू, जो लिम्फेटिक सिस्टम है। कई ऑथर्स ने तो इसको लिम्फेटिक कॉन्स्टिट्यूशन करके बताया है। इसका मतलब कि लिम्फ नोड्स जो है वो बड़े होते जाते हैं, वहां पर भी पस फॉर्मेशन वगैरह होता रहता है। तो ऑब्वियसली बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन होने के चांसेस है इन पेशेंट्स में। ग्लैंडुलर सिस्टम में जैसे आप देख रहे हैं सामने, कंजेशन, इंड्यूरेशन, सप्यूरेशन, ये मेन पैथोलॉजीज है और इसकी वजह से एक्रेडिटी होती है। थोड़ा थोड़ा आगे देखते हुए मैं समझाऊंगा कि ये सारी चीजें एक जैसी कैसे है। ग्लैंडुलर सिस्टम के साथ म्यूकस मेम्ब्रेन्स में क्या हो जाता है, तो एक्सुडेशंस हो जाते हैं, और एक्सुडेशंस की एक्रेडिटी की वजह से अल्सरेशंस हो जाते हैं। स्किन में भी अल्सरेशंस है, सप्यूरेशन है, और स्पेशली इन द फ्लेक्शर्स है, जो फोल्ड्स है बॉडी के, वहां पर ज्यादा होता है। ब्लड में अगर हम देखें तो दिया गया है एक्सेस ऑफ फाइब्रिन और सूडो मेम्ब्रेन्स। आप अगर देखें हर जगह पे इंड्यूरेशन, एक्सेस ऑफ फाइब्रिन, सप्यूरेशन, अल्सरेशन, ये 4 चीजें कॉमन आ रही है। अब इनका एक दूसरे से क्या कनेक्शन है? जैसे आप देख रहे हैं कि थोड़ा मैं बेसिक्स पे जाता हूं। कोई भी अगर इंजरी बॉडी को होती है, चाहे वो फिजिकल हो, केमिकल हो, ऑल 6 टाइप्स ऑफ इंजरीज, कोई भी इंजरी होती है तो बॉडी का फर्स्ट रिएक्शन होता है अक्यूट इन्फ्लेमेशन। अक्यूट इन्फ्लेमेशन में वहां पर न्यूट्रोफिल्स बहुत सारे पहुंच जाते हैं लोकल एरिया में, और ग्रैन्यूल सिक्रीट करके वो इन्फेक्शन को मारने की और कंटेन रखने की कोशिश करते रहते हैं। अगर इससे बात नहीं बने तो वो इंजरी प्रोग्रेस हो जाती है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में वहां पर लिम्फोसाइट्स और मैक्रोफेजेस आ जाते हैं। अब जैसे हमने देखा ये लिम्फेटिक कॉन्स्टिट्यूशन वाला रेमेडी है, तो लिम्फोसाइट्स आ रहे हैं, ये आप एक कनेक्शन याद रख सकते हैं। लिम्फोसाइट्स और मैक्रोफेजेस जो
न्यूट्रोफिल्स पहले काम कर रहे थे वो या तो एग्जॉस्ट हो चुके होते हैं या जो बैक्टीरिया अगर वहां पर है उसने मार दिए होते। इन डेड सेल्स को मैक्रोफेजेस खत्म कर देते, फैगोसाइटोज कर देते। ये जो डेड सेल्स है, दिस इज व्हाट इज पस। अब अगर हम ये समझे कि पस फॉर्मेशन का या सप्यूरेशन का टेंडेंसी हिप्पार सेल्फ में इतना ज्यादा है, क्यों ज्यादा है? क्योंकि हर छोटी इंजरी को बहुत बड़ा मानने की उसकी टेंडेंसी है, बॉडी की टेंडेंसी है। इसको थोड़ा ठीक से समझ लेना जरूरी इसलिए भी है क्योंकि यही चीज, एग्जैक्टली यही चीज कि हर छोटी चीज को बहुत बड़ा मान लेने की टेंडेंसी माइंड में भी है। तो हिप्पार सेल्फ को अगर हम समझे, हाइपर सेंसिटिविटी पैथोलॉजी लेवल पे भी है। पैथोलॉजी लेवल पे भी हर छोटी चीज को, जैसे आप लोग जानते होंगे, एवरी लिटिल स्क्रैच ऑन द स्किन सप्यूरेट्स, फेस्टर्स। तो ये जो सिम्टम है इसको इस तरीके से समझना चाहिए। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि हर छोटी चीज को, हर छोटे अटैक को, हर छोटी इंजरी को बहुत बड़ा मान लेने की और उतना बड़ा और उतना क्रॉनिक रिएक्शन देने की बॉडी की और माइंड की टेंडेंसी है। जब ये सब होता है, जब क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में बॉडी जाती है, तब उसके साथ में ये एक्सुडेशंस दिखते हैं। एक्सुडेशंस मतलब बॉडी के जो सरफेसेस है, सीरस मेम्ब्रेन्स है, वो सिक्रीशंस देते हैं, वहां पर भी एक इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन आ जाता है। ये एक्सुडेशंस और ये जो पस है, ये दोनों एक्रिड होने की वजह से बॉडी में हर जगह जो जहां पर भी पैथोलॉजी इन्वॉल्व हो रही है वहां पर अल्सरेशन होते हैं। ये प्रोसेस अगर आप एक बार समझ ले तो उसका एक छोटा हिस्सा जो मैंने अभी तक बात नहीं की है वो समझाता हूं। इस छोटे हिस्से का मतलब ये है कि पूरे क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में अगर आप जानो तो फाइब्रिन की बहुत जरूरत पड़ती है। हर जगह एक्सेस ऑफ फाइब्रिन, सप्यूरेशन को भी कंटेन करने के लिए फाइब्रिन की जरूरत होती है। और जब फाइब्रिन ज्यादा होता है तो बॉडी में से इलास्टिसिटी कम हो जाती है, उसका टोन कम हो जाता है। इस वजह से बॉडी में हर जगह एटोनी आ जाती है, लैक्सिटी आ जाती है। तो एक बार अगर मैं एट द कॉस्ट ऑफ साउंडिंग बोरिंग, एक बार मैं रिपीट करता हूं कि हर छोटे इंजरी को बड़ा मान के क्रॉनिक रिएक्शन देने की टेंडेंसी है। उसकी वजह से एक्सुडेशंस है, एक्सुडेशंस की वजह से अल्सरेशंस है। इसके अलावा इसी एक्सुडेशन और इसका एक परिणाम ये भी है कि फाइब्रिन की ज्यादा जरूरत है तो एटोनी भी है, लैक्सिटी है। अब अगर आप देखोगे कोई भी सिस्टम में, अगर आप कोई भी मटीरिया मेडिका में, कोई भी लोकल सिस्टम में, अपने बॉडी के सिस्टम में पढ़ोगे तो इतने पैथोलॉजी में ही आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो इसको आप ठीक से हजम कर लीजिए। आज इतना आप सीख के जाएंगे, आप पूरा हिप्पार सेल्फ सीख के गए मेरे लिए। सो हमने शुरुआत की पैथोलॉजी को समझने से। पैथोलॉजी को समझने के लिए हर जगह पे क्या होता है ये समझने की कोशिश की। जगह से मतलब हम लोग होम्योपैथिक पार्लेंस में बोलते हैं लोकेशन। अब ये लोकेशन में, हर लोकेशन में क्या हो रहा है, सेंसेशन क्या है, इसको मैंने फिलहाल जनरल्स के हिसाब से देखने की कोशिश की है, ताकि आप हिप्पार सेल्फ को जनरली लोकेशन सेंसेशन मोडालिटी के हिसाब से जान जाओ। फिर उसको आप पर्टिकुलर्स में समझ ही पाओगे। सो जैसे हमने कहा, पहले तो फर्स्ट जनरल इज एवरी स्लाइटेस्ट इंजरी कॉजेस सप्यूरेशन। और इसका हमने
मतलब ये ध्यान में रखा है कि ये बहुत ही हाइपर सेंसिटिविटी वाला रेमेडी है, हाइपर सेंसिटिव रेमेडी है। हाइपर सेंसिटिविटी के अलावा हेपार सल्फ में हाइड्रारगाइरोसिस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम दिया गया है। अब हाइड्रारगाइरोसिस का क्या मतलब है? हाइड्रारगाइरोसिस का मतलब बहुत सिंपल है, मर्क्यूरी पॉइजनिंग, ऐसा इसका मतलब है। अब ये मर्क्यूरी पॉइजनिंग के खिलाफ ही यूज किया जाता था हैनेमन के टाइम से पहले। अगर सिफिलिस में किसी को मर्क्यूरी दिया गया है और बहुत सप्रेशन किया गया है सिफिलिस का, तो उसके लिए ये दवाई दी जाती थी, हेपारसल। तो सिम्टम्स आप सभी को मर्क्यूरी के पता है, वो सारे सिम्टम्स आप इस रेमेडी में ले सकते हो। या अगर मर्क्यूरी जैसा पिक्चर है बट मर्क्यूरी काम नहीं कर रहा है, या हिस्ट्री ऑफ टेकिंग मर्क्यूरी इन सम फॉर्म है, तो आप हेपारसल्फ के बारे में सोच सकते हो। लैक्स, अब यहाँ पर मैंने एक स्टार बना रखा है, उसका रीजन ये है कि ये मैं याद रख सकूं कि आपको बता दूं कि ये बोगर का फर्स्ट वर्ड है, लैक्स। जैसे हमने पैथोलॉजी सीखते वक्त ये याद रखा कि सप्यूरेशन की वजह से हमको फाइब्रिन एक्सेस और टोन कम होना मिल जाता है, वो लैक्सिटी जो है वो बोगर के हिसाब से इस रेमेडी का मेन सिम्टम। अब ये मेन सिम्टम अगर आप देखो अलग अलग, हम थोड़ी देर में पर्टिकुलर्स में घुसेंगे तो अलग अलग जगह पे यही सिम्टम दिखने वाला है। फर्स्ट वर्ड ऑफ बोगर इज द जीनियस ऑफ द रेमेडी, तो लैक्सिटी इज द जीनियस ऑफ हेपारसल। ग्रेट वियरीनेस एंड पैल्पिटेशन इन द मॉर्निंग, थकान बहुत ज्यादा है और सारे पेन्स स्टिकिंग या शार्प स्प्लिंटर लाइक प्रिकिंग पेन्स है। अब ये शायद आप में से काफी लोग जानते होंगे कि ये स्प्लिंटर लाइक पेन्स जो है ये सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट थ्रोट में है। थ्रोट में इसका फिश बोन सेंसेशन आता है। हेस्टी स्पीच एंड हेस्टी ड्रिंकिंग, यहां पर मैं थोड़ा समय लेकर इस सारी पैथोलॉजी और जनरल्स को जोड़ना चाहूंगा हमारे होम्योपैथिक अंडरस्टैंडिंग के साथ, जो कि हम समझते हैं कि हर रेमेडी का मायाज्म क्या है। मायाज्म वाइज अगर हम सोचे तो अगर आप इसी एक स्लाइड में देख लें, एवरी इंजुरी कॉजेस सप्यूरेशन, इसका मतलब है हाइपर सेंसिटिविटी विच इज अ थीम ऑफ सोरा, सप्यूरेशन विच इज क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, लैक्सिटी और थकान, ये तीन सिम्टम्स हैं जो साइकोसिस में फिट होते हैं। और हाइड्रारगाइरोसिस पूरा मर्क्यूरी लाइक सिम्टम्स, और हेस्टी स्पीच, हेस्टी ड्रिंकिंग, हेस्टी वर्क, ये सिफिलिस में बैठता है, ये एक ही स्लाइड में। तो हेपारसल्फ इज अ ट्राइमाइजमेटिक रेमेडी। डिपेंड करता है कि हम पेशेंट को किस स्टेज में देख रहे हैं। इसके अलावा अगर हम पहले जो पैथोलॉजी में देखा है वहां पर भी देखे तो हाइपर सेंसिटिविटी सोरा हो गया, सप्यूरेशन साइकोसिस हो गया, अल्सरेशन सिफिलिस हो गया। बट ये ट्राइमाइजमेटिक होते हुए भी इसमें हमको ध्यान में ये रखना चाहिए कि इसका जो हाइपर सेंसिटिविटी है वो इतना है कि वो सोरिक रह नहीं जाता, वो सिफिलिटिक हो जाता। हाइपर सेंसिटिविटी और सब चीज को ऑपोजिट थ्रेट की तरह देखना, ये सिफिलिटिक सिम्टम हो जाता है। और अल्सरेशंस, ये भी सिफिलिटिक हो जाता है। ये हमने देख लिया। एक्सट्रीमली सेंसिटिव, हम जो सेंसिटिविटी की बात कर रहे हैं, हमने कहा कि सब सेंसेस में हाइपर सेंसिटिविटी होता है इसके, बट सबसे ज्यादा अगर कुछ
चीज के लिए हेपार सल्फ फेमस है, तो वो है उसका चिलीनेस। वन ऑफ द मोस्ट चिली रेमेडीज हमारे मटीरिया मेडिका में, जो 3 अगर सबसे चिली रेमेडीज देखने हैं तो उसमें हेपार सल्फ बैठता है। और रेमेडीज आप लोग सोच सकते हो, चैट में डाल सकते हो, और चिली रेमेडीज। इस चिलीनेस का जो ऊपर के सेंटेंस में आप देख रहे हो, बाजू के रूम का दरवाजा खुल गया तो भी उसकी हवा मुझे लग रही है, इतना उसका सेंसिटिविटी है। दूसरे चीज में इसका चिलीनेस दिखता है कि एक पार्ट, या समझो सिर्फ हाथ अनकवर हो गया, रात को सोते वक्त पूरा कवर किया हुआ है, एक पार्ट अनकवर हो गया तो उसको छींके आने लगती है, उसको नाक बंद हो जाता है, उसको सर्दी शुरू हो जाती है, सिर्फ एक पार्ट के अनकवर होने से। दूसरा एंड उसका ऐसा है कि ये सब होते हुए चिलीनेस है, बट जब स्वेट हो रहा है, जब फीवर आके गया, स्वेट हो रहा है, तब भी और उसको ब्लैंकेट चाहिए, क्योंकि तब भी उसको चिलीनेस लग रहा है। दूसरा चीज है इसमें कि प्रोफ्यूज सिक्रीशंस है, और जो पस हम सोच रहे हैं, इसका कैरेक्टर दिया गया है कि ओल्ड चीज लाइक स्मेल है उसको। अब ये ओल्ड चीज लाइक स्मेल अगर आपको सच में पता करना है, तो आप ओल्ड एक्चुअली चीज को बनाइए और सूंघिए, तब आपको पता चलेगा। मैं यहाँ बैठ के बताऊं आपको पता नहीं चलने वाला है। एक्चुअली चीज को 4-5 दिन 8 दिन बाहर रखिए फ्रिज से, और तब उसका स्मेल लीजिए। बटर को आप ऐसे ही पुराना बनाइए, उसका स्मेल लीजिए। ये दोनों स्मेल्स आपको हेपार सल्फ के हर सिक्रीशन में मिलेंगे, स्वेट में भी मिलेंगे। सावर स्मेल ये भी है। एक और चीज है जो क्रेविंग फॉर सावर एंड स्ट्रॉन्ग थिंग्स। अब ये क्रेविंग जो है, ये भी इट इज पार्ट ऑफ द सेम पिक्चर। एक पिक्चर के एक अलग अलग पहलू जो होते हैं, उसमें से एक पहलू है कि जितना वो सोर्स हीट सहन कर चुका है, जितना वो खुद अब मुझे हिंदी वर्ड याद नहीं आ रहा है, बट जितना वो अब्यूजिव और जितना गाली गलौज करने वाला, जितना इंटेंस गुस्से वाला होता है हेपार सल्फ, वैसे ही उसके क्रेविंग्स है। बहुत उसको स्ट्रॉन्ग और एसिडिक चीजें, सावर चीजें बहुत पसंद है उसको। इवन अल्कोहल बहुत पसंद है। एग्रेवेशंस देख लेते हैं इसके। हमने देखा कि ये तो बहुत ही सेंसिटिव रेमेडी है, जो कोल्ड के लिए बहुत सेंसिटिव है। बट इसके अलावा आप देख रहे हो, ये बुक्स में से अगर देखो कि टच से, नॉइज से, लाइंग ऑन पेनफुल पार्ट से, हर टाइप के स्टिम्युलस से इसको बहुत तकलीफ होती है। याद रखने वाली चीज है कि मर्क्यूरी से एग्रेवेशन है, मर्क्यूरी की वजह से सप्रेशन अगर हुआ है तो एग्रेवेशन है, और मर्क्यूरी की ही तरह रात को एग्रेवेशन है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये सिफिलिटिक रेमेडी है। अब जो टच का एग्रेवेशन है, इसके लिए भी ऐसे कहा जाता है कि कपड़े का टच भी बहुत ज्यादा फील होता है उसको, कपड़े का टच भी एग्रेवेट कर देता है। सो जो हमारे क्या बोलते हैं फेरी टेल्स में एक स्टोरी है कि वो राजकन्या होती है, उसको 7 गद्दों के नीचे से भी एक चावल का दाना फील हो जाता है। उतना हाइपर सेंसिटिविटी हेपार सल्फ का है टच के लिए भी। वार्मथ इन जनरल, ये तो हम कोल्ड के खिलाफ आराम से ध्यान में रख सकते हैं। बट एक इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग एमेलियोरेशन है कि ठंडी हवा, उसको ड्राई ठंडी हवा में प्रॉब्लम है, बट वेट ठंडी हवा में कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब अगर हम ट्रॉपिकल इंडियन क्लाइमेट में देख रहे हैं, तो उसको नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी ये प्रॉब्लम है,
बट मॉनसून में कोई प्रॉब्लम नहीं। हालांकि क्लाइमेट ठंडा है, टेम्परेचर ठंडा है, बट वो वेटनेस, डैम्पनेस की वजह से उसको इनफैक्ट एमिलियोरेशन मिल जाता है। नाइट्रम सल्फ में एग्जैक्ट ऑपोजिट है कि मॉनसून में तकलीफ होती है, विंटर में नहीं होती है। एक और चीज आप ध्यान में रख सकते हो, अगर सिर्फ इतने पे आपको डिफरेंशिएट करना पड़ रहा है कोई केस में, तो ये तो एक दूसरे के ऑपोजिट हो गए, बट मॉनसून में भी तकलीफ होती है और विंटर में भी तकलीफ होती है, ऐसा रेमेडी है डलकामार। सो अगर हम जनरल्स के लेवल पे देखें तो ये हेपार सल्फ के जनरल्स है कि इसमें क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हो रहा है, हाइपर सेंसिटिविटी है, चिलीनेस बहुत है, ये जनरल्स के लेवल पे चल रहा है। लैक्सिटी बहुत है, अब इन चीजों को हम देखते हैं कि ये जनरल्स में क्यों आए हैं। जनरल्स में आने के लिए ये काफी जगहों पे हर सिस्टम में देखे जा रहे हैं। सो रेस्पिरेटरी सिम्टम्स तो हम सभी को पता होंगे, फिर भी मैं एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिंग मैं बोल रहा हूं। रेस्पिरेटरी सिम्टम्स क्या है हेपार सल्फ के? कोई भी, जैसे मैंने कहा, कोई भी बॉडी पार्ट अगर अनकवर हो जाए तो उसकी वजह से तकलीफ शुरू हो जाती है। ऐसे रेमेडीज और कौन से हैं? ऐसे रेमेडीज और है रस्टॉक्स, नक्सोमिका, सिलिका, बराइटा कार्ब। तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? हेपार सल्फ जो है वो अनकवरिंग एग्रीवेट्स के साथ साथ उसका हाइपर सेंसिटिविटी एट द माइंड एंड बॉडी लेवल इतना ज्यादा है कि वो रेज में जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है, जो कि सिलिका कभी नहीं जाएगा। सिलिका इज ऑलवेज मीक, ऑलवेज सबमिसिव, ऑलवेज द गुड बॉय इमेज, वो टाइप का है। वेयर इफ यू सी नक्सोमिका, वो माइंड लेवल पे रेज में जाना से ज्यादा इरिटेबिलिटी बहुत है, छोटी छोटी चीज में सिर्फ इरिटेशन लेवल पे वो बहुत ज्यादा होता है, वो फेस्टिडियस बहुत ज्यादा होता है। नक्सोमिका फेस्टिडियस बहुत ज्यादा होता है। इसके अलावा नक्सोमिका को हमने कंपेयर इस चीज में भी करना चाहिए कि हिपार सल्फ में भी पसीना बहुत ज्यादा आता है और उससे फर्क नहीं होता है, जस्ट लाइक मर्क्यूरी। बट नक्सोमिका में पसीना आता भी है और उससे रिलीफ भी होता है। एक और चीज में कंपेयर करना चाहिए कि हर पेन के साथ जितना इंटेंस पेन होता जाता है उतना इंटेंस चिलीनेस आते जाता है, नक्सोमिका में भी और हेपार सल्फ में भी। ये हो गया नक्सोमिका और हेपार सल्फ का कंपैरिजन। रेस्पिरेटरी सिस्टम में एक इंटरेस्टिंग मोडालिटी है कि एस्थमा है, जिसको अगर वो बैठ के सर पीछे करे तो ही रिलीफ मिलता है। अगर वो बैठ के सामने झुक जाए, जैसे कि मैं अभी झुक रहा हूं, और रिलीफ मिले, तो कौन सा रेमेडी है? काली कार्ब है। अस्थमा इसका शुरू होता है आफ्टर सप्रेस्ड इरप्शंस, जस्ट लाइक सोराइनम। ओके, ब्लोइंग ऑफ ऑफेंसिव म्यूकस, जो हम देख रहे हैं कि डिस्चार्जेस एक्रिड है, सावर है, ऑफेंसिव है। कॉफ, ड्राई कोल्ड विंड में आने से हिपार सल्फ को कॉफ होता है, जस्ट लाइक एकोनाइट। अब यहाँ पर इसको थोड़ा हमको डिफरेंशिएट करना चाहिए। एकोनाइट में जैसे ही ड्राई विंड को एक्सपोज होता है, इमीडिएटली कॉफ शुरू होता है और उस कॉफ के साथ बहुत फियर होता है। यहाँ पर इतना डीप रफ बार्किंग कफ है, फिर भी फियर साथ में इतना नहीं दिखता है।
hoarseness or rattling of mucus, हर कोल्ड चीज की वजह से ये कॉफ आ रहा है। कॉफ बार्किंग कॉफ होता है। अब बार्किंग कॉफ को जैसे हम देखें आवाज में, तो इट इज मच लाइक स्पॉन्जिया। स्पॉन्जिया का और हिपार सल्फ का भी बहुत क्लोज कंपैरिजन आता है। इनफैक्ट शायद आप लोगों को पता हो, शायद ना पता हो, बोनिंगहॉजन क्रूप में या कॉफ में 5 पाउडर दिया करता था, और ये 5 पाउडर्स में एकोनाइट, हिपार सल्फ और स्पॉन्जिया अलग अलग डोजेस में होते थे, वन आफ्टर द अदर, और इससे उसको हर ग्रुप के पेशेंट में फर्क मिलता था। अब वो एग्जैक्ट क्या बोलते हैं ऑर्डर, किस ऑर्डर में दिया करता था, वो मैं पर्पसली नहीं बता रहा हूं, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। इसके अलावा कफ के साथ थ्रोट में प्लग लाइक सेंसेशन होता है। अब ये प्लग लाइक सेंसेशन जो है, ये जितना हाइपर सेंसिटिविटी और लैक्सिटी ये सब जितना जनरल तो नहीं है, बट एटलीस्ट 3-4 जगहों पे आपको ये प्लग लाइक सेंसेशन मिल जाएगा। एक थ्रोट में मिलेगा, एक रेक्टम में मिलेगा, और एक जगह है, ये 2-3 जगह पे प्लग लाइक सेंसेशन हिपार सल्फ में होता है। प्लग लाइक सेंसेशन के लिए सबसे अहम रेमेडी कौन सा है, तो वो है एनाकार्डियम। ये प्लग लाइक सेंसेशन जो है, ये एक्चुअली इट either precedes or comes after the splinter like pains which are there in the throat. सिम्टम दिया गया है हिपार सल्फ का कि इट इज एग्रेवेटेड बाय डीप ब्रीदिंग। जितना डीप ब्रेथ वो लेगा उतना कॉफ एग्रेवेट हो जाता है। और एक और मोडालिटी है, कुछ भी खाया या पिया तो इमीडिएटली उसको कॉफ हो जाता है। जो हम कह रहे थे कि पर्सपिरेशन इसको बहुत ज्यादा है, सावर है, प्रोफ्यूज है, ये पर्सपिरेशन कॉफ के साथ भी आ रहा है। थ्रोट में जैसे प्लग लाइक सेंसेशन हमने बताया, उसके साथ ये स्वेलिंग के ऊपर से कुछ निकलना पड़ रहा है, ऐसा सेंसेशन भी है। ये अगर हम समझे तो बेसिकली लैक्सिटी ऑफ मसल्स की वजह से बहुत ज्यादा होता है। वो प्लग लाइक या स्वेलिंग लाइक सेंसेशन एक्चुअली होता है कि निगलने में तकलीफ हो रही है। अब वो तकलीफ पेन नहीं है, पेन से ज्यादा डिफिकल्टी है, और वो डिफिकल्टी इज बिकॉज ऑफ द लैक्सिटी ऑफ द मसल्स ऑफ राइट अप टू द ईसोफेगस। इसके अलावा जैसे सब जगह पे सप्यूरेशन है, वैसे ही थ्रोट में भी सप्यूरेशन है, और उसका क्लिनिकल नाम है क्विंजी। क्विंजी में इसका हिपार सल्फ का यूज बहुत ज्यादा है, स्पेशली विथ प्रिकिंग लाइक पेन्स, पेन स्टार्टिंग विथ ड्रिंकिंग कोल्ड ड्रिंक्स या एक्सपोजर टू ड्राई कोल्ड एयर, और it is used even when we see kissing tonsils with quinsy या pus on tonsils। अब ये pus on tonsils टिपिकली येलोइश कलर का होता है हिपार सल्फ में। अगर वही पस ऑन टॉन्सिल्स आपको ग्रेइश कलर या व्हाइटिश कलर का दिखे तो रेमेडी है, एक ही रेमेडी है पूरे मटीरिया मेडिका में, दैट इज मर्क साइनेटस। इस थ्रोट क्विंजी के साथ चिल, फीवर, स्वेट, ये पूरा सर्कल हिपार सल्फ में दिखता है बिकॉज इट इज अ सप्यूरेशन, तो साथ में फीवर आना कॉमन है। बट इसके स्पेसिफिक सिम्टम्स क्या होंगे? स्पेसिफिक सिम्टम्स है कि चिल बहुत ज्यादा होता है, वो इतना ज्यादा होता है कि वो ओवर पावर कर देता है बाकी 2 स्टेजेस को भी।
इतना पेशेंट चिली होता है कि फीवर भी आ जाए, स्वेट भी आ जाए, सब जगह पे उसको कवरिंग चाहिए, और कवरिंग में से कुछ भी पार्ट अनकवर हो जाए तो उसको एग्रेवेशन हो जाता है। फीवर में स्वेटिंग जो है वो, जैसे हमने देखा, प्रोफ्यूज फाउल स्मेलिंग या सावर स्मेलिंग स्वेटिंग है, बट वो अमिलियोरेट नहीं करता है। थ्रोट में स्प्लिंटर लाइक सेंसेशन या फिश बोन सेंसेशन या प्लग इन थ्रोट सेंसेशन, ये बहुत बार आता है। अब ये स्प्लिंटर लाइक या फिश बोन, ये तो बहुत स्पेसिफिक हो गया, बट हिपार सल्फ मैंने तब भी यूज किया है जब पेशेंट, अभी मराठी में तो अब हमारे यहाँ लोग बोलते हैं घशात खवखवत है, जैसे वो कुछ लोग बोलते हैं कि गले में गुदगुदी हो रही है या कुछ इरिटेशन जैसा हो रहा है। अगर वो पेशेंट का हिस्ट्री आपको पता है और उसको बार बार ये होता है, तो हेपार सल्फ का एक डोज अबॉर्ट कर देता है इस पूरे एपिसोड को। स्मार्टिंग, रॉनेस एंड स्क्रैपिंग इन थ्रोट, हाँ, ये सिंगर्स और पब्लिक स्पीकर्स के लिए, होर्सनेस के लिए रेमेडी है। दूसरे रेमेडीज कौन से हैं? आर्जेंटम मेटालिकम है, स्पॉन्जिया है, बराइटा है। तो काफी सारे रेमेडीज की, जैसे ये सिंगर्स और पब्लिक स्पीकर्स के लिए अच्छा रेमेडी है फॉर होर्सनेस। स्टमक, यहां तक अगर हम देखें तो हमने लैक्सिटी कवर कर दिया, सप्यूरेशन कवर कर दिया, हाइपर सेंसिटिविटी कवर कर दिया। ये तीन चीजें जनरल है, ये तीन चीजें आने ही वाली है। समझने के लिए आपको ये भी समझ लेना चाहिए कि जो लैक्सिटी है वो और जो हाइपर सेंसिटिविटी है वो, ये एक्चुअली टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन है। हाइपर सेंसिटिविटी में पेशेंट ज्यादा रिएक्ट करता है, लैक्सिटी में रिएक्ट कर नहीं पाता है, या तो बिल्कुल नहीं कर पाता है या बहुत कम कर पाता है। सो ये स्टेजेस ऑफ डिजीज में भी आप समझ सकते हैं। ऑफेंसिव ओडर फ्रॉम माउथ, जो खुद को समझ में आ रहा है, ऐसा ऑफेंसिव ओडर फ्रॉम माउथ हेपार सल्फ को है। जनरली खुद को समझ में नहीं आता है, खुद के मुंह की बदबू, बट इसको समझ में आता है। जब खुद को समझ में नहीं आता है और दूसरों ने बताया तो तकलीफ भी होती है, ये रेमेडी है पल्सटिला। टायलिज्म, जैसे मैंने बताया कि मर्क्यूरी के बैड इफेक्ट्स में इसका बहुत ज्यादा यूज है। तो टायलिज्म मतलब एक्सेसिव सलाइवेशन। एक्सेसिव सलाइवेशन, वेदर मर्क्यूरी की वजह से हो या ना हो, एक्सेसिव सलाइवेशन होते रहता है इन हेपार सल्फ। दूसरी चीज मैंने बताई कि बहुत स्ट्रॉन्ग चीजों के लिए और एसिडिक चीजों के लिए इसको डिजायर है, बहुत ज्यादा डिजायर है, और ये डिजायर मैच करता है इसके माइंड स्टेट को। लॉन्गिंग फॉर वाइन, अब ये वाइन वाला जो लॉन्गिंग है, इसमें एक ऑफ कोर्स उसको एब्यूजिव होने में आसानी हो जाती है जब आप ड्रंक हो तो। बट इसके अलावा ध्यान में रखने जैसी चीज ये है कि वाइन अगर उसको डाइल्यूट करके दी जाए, या वाइन अगर ऐसे भी दी जाए, ये उसको अमिलियोरेट नहीं करती है। हर चीज में उसको एग्रेवेट ही होता है with all these things, but still he desires these things. Aversion to fat है, थर्स्ट ज्यादा है हंगर से, और जैसे मैंने बताया कि हर चीज उसको बस एग्रेवेट करती जाती है, हार्ट बर्न होते जाता है। हार्ट बर्न इज ऑल्सो अ साइन ऑफ एंगर। आप अगर थोड़ा बहुत साइकोलॉजी जानते हो तो इट इज लाइक टाइप ए पर्सनैलिटी। रेक्टम,
यहाँ पर हम देखेंगे कि सॉफ्ट स्टूल है फिर भी उसको पास करने में तकलीफ होती है। अब ये तकलीफ क्यों हो रही है? क्योंकि लैक्सिटी है, वो लैक्सिटी की वजह से ही उसको कॉन्स्टिपेशन रहता है। ग्रीनिश या क्ले कलर्ड स्टूल, इसका मतलब है कि लिवर भी काफी अफेक्टेड है। वीकनेस ऑफ लिवेटर एनाई, जस्ट लाइक द इंटेस्टाइन्स, जैसे इंटेस्टाइन्स लैक्स है वैसे ही लिवेटर एनाई भी लैक्स्ड है, उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन और ज्यादा होता है। सावर स्मेल, डायरिया। यूरिन में भी आप देखेंगे कि लैक्सिटी इज द मेन प्रॉब्लम। लैक्सिटी की वजह से उसको मिक्चुरेट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। उसको काफी देर रुकना पड़ता है यूरिनेट करने के लिए, और फिर भी उसके बाद भी जब होता है यूरिनेशन तो वो बहुत स्लो होता है। स्लो मतलब कैसे? इट एक्चुअली ड्रॉप्स डाउन वर्टिकली, स्ट्रीम नहीं होता है। ब्लैडर डिफिकल्टीज ऑफ ओल्ड मैन। अब ख्याल करने जैसी बात यह है कि हिपारसल्फ इज नॉट अ मेन लाइन रेमेडी फॉर बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रोफी। यहां पर प्रॉब्लम मेनली इज विद द मसल्स ऑफ द ब्लैडर, वो जोर नहीं लगा पा रहे, इसलिए ये सारे सिम्टम्स आ रहे हैं जो दिखते हैं लाइक बीएचपी। जब हम कहते हैं कि ये मर्क्यूरी जैसा रेमेडी है तो हमको समझना चाहिए कि क्या क्या मर्क्यूरी जैसा है। सारे ही सिफिलिटिक सिम्टम्स तो है ही, इसके अलावा सप्यूरेशन है, और पेनिस के ऊपर फिग वॉर्ट्स या वॉर्ट्स विथ ऑफेंसिव ओडर है, जो अगेन इट कम्स इनटू साइकोसिफिलिटिक। स्किन हमने देखा, स्लाइटेस्ट स्क्रैच सप्यूरेट्स, और उसका रीजनिंग भी जान लिया। क्रैकिंग ऑफ द मिडिल लोअर लिप लाइक नाइट्रम्यूर, very sensitive to touch, cannot bear the touch even of clothes. Sensitivity to pain and touch इतनी ज्यादा है कि उसकी वजह से फेंट हो जाता है। Herpes of the prepuce, very sensitive and bleeds easily. अगर हम एक्सट्रीमिटीज में देखें तो फिर एक्सिले, जैसे मैंने कहा, फोल्ड्स ऑफ स्किन, यहाँ पर सप्यूरेशन दिखता है। इसके अलावा सोल्स एक्यूटली सेंसिटिव होते हैं, जरा भी अगर ग्राउंड अनइवन है तो उसको चलने में दिक्कत हो जाती है। मेरे पास एक पेशेंट थी जो जिसने आके बताया कि डॉक्टर साहब मैं चलती तो हूँ सीधे सीधे ग्राउंड पे, हो तो सीधे सीधे चलती हूँ, बट अगर बीच में एक आध पाइप भी गया हुआ है तो उसके ऊपर से जाना मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि उसके, चाहे मैं उसको देखूं ना देखूं, मेरा मन है कि मैं उसको टच कर दूं, और वो टच करने से मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, फिर भी मैं वो टच करके जाती हूँ। ये जो है टेंडेंसी कि ये खुद को तकलीफ होती है फिर भी वो क्या बोलते हैं उसको टच करने का एक डिजायर होता है, ये डिजायर की वजह से रादर ये डिजायर सिफिलिटिक है, इसकी वजह से हमको इस रेमेडी के बारे में सोचना चाहिए ऐसी केसेस में। एक और केस मुझे याद है, जस्ट बिकॉज आई एम ऑन द एक्सट्रीमिटीज चैप्टर। मेरे पास एक लड़की आई थी, शी वाज अराउंड 26-27, लड़की नहीं कह सकते, औरत थी, 26-27। शी वाज एक्चुअली, जब वो आई तब मुझे पता नहीं था, बट शी केम विद अ स्टिक, चलते आई विद अ स्टिक, बिकॉज शी हैड अ फ्रैक्चर in her right leg just above the ankle joint, and the fracture was around 2.5 months ago it had happened, but even after surgery वो सर्जरी का वुंड हील नहीं हो रहा था।
every 4 days to 6 days it used to find a new pus pocket. It used to form a new pus pocket. हर 4-6 दिन में 8 दिन में एक पस पॉकेट नया वाला फॉर्म करता था वो, और उसको डिब्राइड करके फिर उसको ड्रेसिंग करके डॉक्टर्स बस यही करते जा रहे थे। 2.5-3 महीने से यही चल रहा था। जब मैंने उससे बात की तब मुझे समझा कि शी वॉज एक्चुअली मैरिड अराउंड 4 years ago, बट शी कुड नॉट स्टे विद हर हस्बैंड। और ये क्यों नहीं रह पा रही थी? बिकॉज शी वॉज वेरी वेरी सेंसिटिव टू द स्लाइटेस्ट ऑफ कमेंट्स। वो स्लाइटेस्ट ऑफ कमेंट्स में वो खुद भी बोलती है कि हस्बैंड तो बाद में बोलता था कि अरे मेरा ये मीनिंग ही नहीं था, तू कहाँ का कहाँ लेके जा रही है, राई का पर्वत बना रही है, टाइप ऑफ कमेंट्स हस्बैंड करता था। और वो हस्बैंड के साथ नहीं रह पाई थी, उसका डिवोर्स हो गया। उसके बाद आई वो यहाँ पर, तो उसको मेन कंसर्न ये था, यहाँ पर मतलब अपने मायके में आई तो उसका मेन कंसर्न ये था कि अब मैं सरवाइव कैसे करूंगी, अब मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए, मुझे कमाना चाहिए। हालांकि घर वाले मायके वाले जो है वो अच्छा खासा, इट वाज अ वेल टू डू फैमिली, बट उसका डिजायर खुद का ये था कि मुझे कमाना चाहिए। अब ये कमाने के लिए वो ऑफिस में जाती थी तो वहां पर भी उसकी किसी के साथ नहीं बनती थी, तो उसको ऑफिस में भी तकलीफ थी, घर पे भी तकलीफ थी हस्बैंड के साथ, और मायके में भी अभी तकलीफ थी बिकॉज उसकी शादी के बाद भाई की शादी हो गई थी और उसकी भौजाई या भाभी जो है वो भी घर में थी। ये सारी हिस्ट्री को देख के मैं एक्चुअली हिपर सेल्फ के लिए सोच रहा था, बट इंटरेस्टिंगली वो केस में मुझे एक अलग ही सिम्टम मिला जो मैं आप लोगों से अभी शेयर कर देता हूं, बिकॉज नाउ वी विल प्रॉब्ली एंटर इनटू द माइंड सेक्शन। वो सिम्टम ये था कि मैंने उसको पूछा कि आपके हॉबीज क्या है? बोलती है डॉक्टर मुझे हॉबीज वॉबीज कुछ नहीं। बोला अरे आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, इतना मुंह क्यों बना रहे हो उसको उसके लिए? बोलती नहीं नहीं, हॉबीज वगैरह जो चीजें हैं ना वो सारी वेस्ट ऑफ टाइम है, वेस्ट ऑफ मनी है, ऐसे सब करना भी नहीं चाहिए। लोग क्यों करते हैं मुझे समझ में नहीं आता है। मुझे अगर खाली टाइम मिलता है तो मैं ये सोचूंगी कि और मैं पैसा कैसे कमाऊं और मैं खुद के पैरों पे कैसी खड़ी हो जाऊं, ये सब मैं सोचूंगी। तो ये एक सिम्टम है हिपर सेल्फ में। इनफैक्ट इसको उसने आगे भी बढ़ाया था, जिसकी वजह से मैं आपको ये सिम्टम बता रहा हूँ। आगे ये बढ़ाया था कि हॉबीज लोगों के क्या होते हैं कि स्टैम्प जमा करो, ये जमा करो, क्या करेंगे उसको जमा करके? या आजकल मैं तो देखती हूँ मेरे मायके में, घर में, मैं मेरी माँ का, मेरे भाभी का, ये लोग का तो हॉबी है टीवी देखना। क्या टीवी देख के मिलता है इनको, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता है। और ये जो सिम्टम था ये मुझे रेपर्टरी में मिला कि एवर्जन टू अम्यूजमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट रेमेडी, एवर्जन टू अम्यूजमेंट इज हिपार्सल। चिल हमने काफी देखा, चिल को। चिल एक और सिम्टम है कि उसको वार्म स्टोव के आजू बाजू में ही रहना पसंद होता है। इट फील्स एग्रीएबल बट डज नॉट रिलीव। अगेन जो भी वो करता है उससे रिलीफ नहीं मिलना, ये उसका हॉलमार्क है। चिलीनेस विद नॉशिया, पेन्स एग्रेवेटेड, ये आपको बता दिया। फीवर, ब्लिस्टर्स, अगेन लाइक नाइट्रम म्यूर। स्वेट भी आपको मैंने बता दिया कि बहुत ऑफेंसिव होता है, विदाउट रिलीफ होता है। नाइट स्वेट्स अगेन इंडिकेटिव ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। ओवरपावरिंग स्लीपीनेस। अब ड्रीम्स पे चलते हैं। आप अगर ड्रीम्स यहाँ पर देखो तो पहला तो दिया हुआ है ड्रीम्स ऑफ कॉन्फ्लैग्रेशंस। अब ये कॉन्फ्लैग्रेशंस क्या है? कॉन्फ्लैग्रेशंस मतलब जो जंगल में आग लग जाती है ना, जैसे
तो फैलती जाती है। मराठी में हम लोग उसको बोलते हैं वणवा। ये जो फैलने वाली आग है, ऐसे जैसे कि अब अगर हम बीच में खड़े हो तो ऐसा लगे पूरी दुनिया को आग लग गई, ऐसे ड्रीम्स हेपारसल्फ को आते हैं। अब ये ड्रीम्स अगर आप फायर के बारे में देखो तो अगेन वी कैन कनेक्ट इट विद द फायर दैट वी हैड सीन विद द सोर्स। 1500 डिग्री उसने सहन किया हुआ है। तो ड्रीम्स ऑफ फायर, ड्रीम्स ऑफ डेंजर, ड्रीम्स ऑफ फ्लाइंग फ्रॉम डेंजर, मतलब डेंजर से दूर भागने वाले ड्रीम्स, या उड़कर दूर जाना है मुझे डेंजर से, ऐसे ड्रीम्स बहुत आते हैं। ड्रीम्स, फायर, सिकनेस, डेंजर, गन्स, एंजाइटी, फ्लीइंग फ्रॉम डेंजर, एक्सपेक्टोरेशन, आप ब्लड एंड पस, आप सारे ड्रीम्स देखो, इसको डेंजर और फायर वाले ही ड्रीम्स आते हैं। अब ये फायर जैसे हमने कनेक्ट किया एक तो सोर्स के साथ, दूसरा हमको कनेक्ट करना चाहिए इसके माइंड के साथ। जैसे उसको ड्रीम्स है कि पूरी दुनिया को आग लग गई है, वैसे उसको ड्रीम्स है कि मेरे घर को आग लग गई है, मेरे बाजू वाले के घर को आग लग गई है। तो ये जो फीलिंग है, ये इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट एंड भी दिखता है हमको। एक तो इस एंड के साथ, ड्रीम्स ऑफ फायर के साथ फियर ऑफ फायर भी बहुत है, बट एग्जैक्ट ऑपोजिट एंड कि मुझे पूरी दुनिया को आग लगानी है, ऐसा भी दिखता है। सो ग्रैंड जॉर्ज करके एक होम्योपैथ है, उसने तो हेपारसल्फ को नाम ही दे दिया है द पायरोमेनियक, मतलब जिसको पूरी दुनिया को आग लगाने की इच्छा है, ऐसा बंदा। अब ऐसा बंदा अगर आप देखो तो कैसा होगा, पूरी दुनिया को उसको आग क्यों लगानी होगी? या तो उसको एक ही बहुत बड़ा झटका लगा है जैसे हमारे सोर्स को है, बट वो सोर्स को जैसा है कि इतना झटका लगने के बाद अब आगे और नहीं सहन कर सकता, बिल्कुल वैसे ही एक भी चीज ये सहन नहीं कर सकता। और ऊपर से इसका माइंड टेंडेंसी, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव थिंकिंग ऐसा है कि हर बुरी चीज जो लाइफ में हुई है वही इसको याद आती है। इसलिए वो खुद से भी और दूसरों से भी हमेशा डिससेटिस्फाइड रहता है। सो अगर हम ये सिम्टम्स देखें कि हर छोटी चीज उसको बहुत बुरी लगती है, वो इतनी बुरी लगती है कि वो किसी का खून भी कर दे, किसी की हत्या कर दे, और उसके लिए उसको बुरा भी नहीं लगेगा। मटीरिया मेडिका में तो ऐसा दिया हुआ है कि वो खुद के पेरेंट्स को, खुद के बच्चे को, खुद के वाइफ को या हस्बैंड को, इन किसी का भी हत्या कर सकता है। ये हत्या करने का उसको बुरा भी नहीं लगने वाला है, इतना गुस्सा हेपारसल्फ में भरा पड़ा है। अब यही चीज बुक्स में भी ऐसे दी है कि एक छोटा शब्द कोई बोल देता है जो कि उसके खिलाफ बोला भी नहीं गया था, इट वॉज अ जनरल सेंटेंस, जनरल पासिंग बाय स्टेटमेंट किसी ने किया था, वो ये खुद को ऐसे मान लेता है कि मेरे खिलाफ ही बोला तुमने, और ये इतना गुस्सा करना शुरू कर देता है। सो अगर हम ठीक से समझे ऐसा बंदा कैसा होगा, तो इसके साथ आप रह नहीं सकते हो। जैसे वो पेशेंट जो मैंने बताई, वो किसी के साथ नहीं रह सकती थी, ऑब्वियसली, बिकॉज सामने वाला भी उसको सहन नहीं कर सकता था। इसके साथ रहना बहुत ही मुश्किल है, इसको खुश कर पाना नामुमकिन है। जैसे हमने पिछली बार भी देखा था एपिस में, उसको भी खुश करना नामुमकिन है। हेपारसल्फ में सिचुएशन और वर्स हो गई है, बहुत ही वर्स है, क्योंकि कुछ भी आप करो, अगर आपने अपना मुंडी काट के रख दिया तो भी वो बोल सकता है कि यार तुमने टेढ़ा क्यों काटा, सीधा काटना चाहिए था ना। इस टाइप का होता है हेपारसल्फ। सो ये एक एंगल है जिससे हम हेपारसल्फ को देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम थोड़ा बहुत सेंसेशन मेथड के हिसाब से देखें कि कैलकेरिया और सल्फर ये दोनों उसके अंग है और ऑक्सीजन है,
तो कैलकेरिया के जो थीम्स हम देखते हैं कि ये बहुत ही सिक्योरिटी पसंद आदमी होते हैं, वैसा ही ये भी हिपार्सल भी सिक्योरिटी पसंद है। उसको बहुत कंसर्न होता है खुद के हेल्थ के बारे में, खुद के रिलेटिव्स के हेल्थ के बारे में, और इतना ही नहीं, वो लोग जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं वो सच में सपोर्ट कर रहे हैं या उसको दबा रहे हैं, ये भी उसको फीलिंग होता है। सो ये सिक्योरिटी के लिए ये बंदा किसी भी हद तक जा सकता है। जैसे मैंने आपको वो केस में बता दिया, एवर्जन टू अम्यूजमेंट, बिकॉज उसको सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन चाहिए पैसे के तौर पे, पैसे के फॉर्म में। इसके अलावा बहुत ही हरिड पर्सन्स होते हैं और फियरफुल रिगार्डिंग द फैमिली और उनके सिकनेस के लिए। ये अगर हम समझ ले तो ऐसा एक केस मेरे पास आया था, उसको मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूँ और फिर हम क्लोज करेंगे। दिस वाज अ 82-year-old मैन, 82 साल के ग्रस्त थे और उनको प्रॉब्लम था अल्जाइमर्स का। अब अल्जाइमर्स में बेसिकली मेमोरी वीक हो जाती है, स्पेशली फॉर रीसेंट इवेंट्स वीक हो जाती है, और पुराने इवेंट्स अच्छे से याद रहते हैं वगैरह वगैरह। तो मैंने जब उनसे बात करना स्टार्ट किया तो उन्होंने बोला एक्चुअली ना मुझे बहुत इंजरीज हुई है, बहुत ही ज्यादा इंजरीज हुई है, और वो इंजरीज मैं 20 साल तक झेलता आया हूँ। मैंने बोला बताइए वो इंजरीज के बारे में। बोलते हैं नहीं, मैं रेलवेज में काम करता था ना, तो इतना हैवी काम मैंने किया है और हर बार कुछ ना कुछ इंजरी हो ही जाती थी। जब मैं रेलवे का कुछ पार्ट ठीक कर रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, तो कुछ ना कुछ इंजरी हो जाती थी, और वो इंजरीज के पेन्स जो है वो आज तक मुझे होते हैं। तो मैंने बोला बताइए वो पेन्स के बारे में। तो वो बोलते पेन्स जो है वो विंटर में ही ज्यादा होते हैं, समर में मुझे कोई पेन नहीं होता, विंटर में मुझे बहुत पेन्स होते हैं। तो जब वो बात कर रहे थे, ही से उनका बेटा उनके साथ में था, तो वो थोड़ा इम्पेशेंट था। तो वो बोलता है कि आप वो बताओ ना पापा, वो जो आप बोलते थे ना गाड़ी पड़ू सकते, मतलब गाड़ी गिर सकती है। तो दिस वाज अ वेरी स्ट्रेंज सेंटेंस राइट इन द बिटवीन ऑफ ये क्या जो इंजरीज और ये सब चल रहा था। तो मैंने जब पूछा तो वो बोले कि गाड़ी गिर सकती है, मतलब ना कुछ भी अगर थोड़ा भी उनसे मतलब 10 बजे का ड्यूटी है तो ये 9:45 को पहुंचेंगे। अगर 10 में 10 कम को पहुंच रहे तो वो उनको बहुत रिस्पॉन्सिबल फील होता था कि अरे मेरी वजह से कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है। मैं इस चीज में, मैं इस वर्कशॉप में मेन हूं, ये उनका थिंग। अब ये सिर्फ फीलिंग था क्योंकि उनका जो पोस्ट था वो मेन का नहीं था, ही वॉज जस्ट अ नॉर्मल वर्कर। तो ये बात करते करते उन्होंने बताया कि मैं इतना क्या बोलते स्किल्ड वर्कर था कि मेरे पास इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को भेजा जाता था। वो स्टूडेंट्स को क्यों भेजा जाता था कि कोई ना कोई उनको बोलता था कि अरे तुमको ये प्रोजेक्ट करना है, इसका मॉडल बनाना है, तो ये मॉडल सिर्फ एक ही आदमी बना के दे सकता है तुमको, वो है ये आदमी, इसके पास जाना है। और जब ये मेरे पास आते थे तो मैं उनको बना के भी देता था, तो मुझे पैसे देते थे। तो मैं बोलता था पैसे ठीक है यार, तुम भी क्या याद करोगे। तो इंजीनियर लोगों से मैं पैसे नहीं लेता था। क्यों नहीं लेता था? क्योंकि रेलवेज में मेरा जो जॉब था वो इतना मुझे अच्छा पैसे दे रहा था कि मुझे अभी जरूरत नहीं थी, मैं सिक्योर था। फिर वो 82 इयर्स का बंदा जब आप मतलब और वो जो गैराज का मालिक था वो मुझे दे देता था कि यार तू पी ले।
तू इतना बॉडी बिल्डिंग करता है ना, तू पी ले। तो 5 लीटर दूध मुझे फुकट मिलता था, फ्री ऑफ कॉस्ट, इसलिए मैं पी जाता था। इसके बाद उसकी बेटी अंदर आती है, बेटी बात करती है, तो वो बोलती है कि ये बहुत ही फास्ट काम करने वाला बंदा है, कुछ भी हो जाए इसको बहुत जल्दी जल्दी चाहिए सब कुछ। और वो इतना डरा हुआ रहता है कि हम लोग को कभी वो ट्रिप पे भी नहीं लेके गया। क्यों नहीं लेके गया ट्रिप पे? क्योंकि ट्रिप पे अगर हम जाए और वही टाइम पे हमारे घर पे थीव्स आ जाए, तो चोर आ जाए, तो इसलिए ट्रिप पे तो नहीं जाने का। और दूसरा रीजन ये है कि अगर हम ट्रिप पे जाए और वहां बॉम्ब एक्सप्लोजन हो जाए, तो ये जो सारे डर है ये काफी थे इसमें। फिर वो बेटी बताती है कि एक्चुअली ये आप इनको जल्दी ठीक करो डॉक्टर, क्योंकि क्या है, ये अल्जाइमर्स इतना तकलीफ नहीं देता था, बट अभी लेटली वो बहुत वायलेंट होने लग गए और वो किसी को भी मार देते। एक दिन उन्होंने उनकी नाती को उठा के ऐसे, जैसे वो फेंकने वाले हैं अभी, ऐसे किया था। वो तो अच्छा हुआ कि बेटा पास में खड़ा था तो उसको पकड़ लिया और कुछ हुआ नहीं। या उनकी जो बीवी है, जो अभी अराउंड 75 ईयर्स की है, उनको भी ऐसा मारते हैं, ऐसा धक्का देते हैं कि वो अभी परेशान हो गई है। वो कभी कभी तो इतना बोल देती है कि या तो ये मर जाए या मैं मर जाऊं, इतना उसका वायलेंस है। फिर उसके बाद वो काफी स्टोरीज बताता है, क्योंकि वो काफी लोक्वेशियस भी है। और पूरे सारे स्टोरीज में उसकी दो चीजें बहुत प्रोमिनेंटली आती है कि मैं कितना बढ़िया, मैं कितना भारी इंसान हूँ, मैं कैसा हूँ। जैसे आपने बताया ना, वो 5 लीटर दूध में ऐसे ही पी जाता था, वो फुकट देता था मेरे को। या मैं इंजीनियर के का प्रोजेक्ट बना के देता था, वो टाइप से। मैं जज के बाजू में बैठ के खाना खाता था, और जज साहब मेरे को बिठाते थे कि आओ बैठो बैठो। नवाब लोग मेरे को बिठाते थे, खाओ खाओ खाना खाओ, इस टाइप का पूरा टॉक था। और इसमें एक दो बार उसने फिजिकल फाइट्स की भी बात की। इन सारी चीजों को देखते हुए, उसका जो रेज है उसको देखते हुए, और चिलीनेस को देखते हुए, और हरिडनेस को देखते हुए, इस बंदे को हेपारसल्फ दिया गया। इस हेपारसल्फ के बाद साल भर तक उसका वायलेंस, उसका रेज काफी कम हो गया। जो सिम्टम हमने एक्चुअली देखा कि उसके खिलाफ कुछ बोला भी नहीं जा रहा है, फिर भी उसको लगता है मेरे खिलाफ बोल रहे हैं, वो टाइप के सिम्टम्स काफी कम हो गए थे। उसके बाद उसको अलग रेमेडी लगा, विच वाज सल्फर। अब एक दो चीजें जो है वो टिप्स है, टिप्स स्पेसिफिकली एब्सेसेस के लिए, क्योंकि ये एब्सेसेस में हम लोग काफी बार यूज करते हैं रेमेडी। एब्सेस अगर ओपन हुआ है तो कैलकेरिया सल्फ देना चाहिए, उसके पहले हेपार सल्फ देना चाहिए, ऐसे एक ऑथर का कहना है। बट वो एक ऑथर छोड़ के बाकी सभी लोग हेपार सल्फ के साथ कंपेयर करते हैं सिलिका को। सो अगर हेपार सल्फ हाई पोटेंसी में दे दे तो एब्सेस फॉर्मेशन या पस फॉर्मेशन का प्रोसेस अबॉर्ट हो जाता है, और अगर लो पोटेंसी में दे तो सप्यूरेशन आगे बढ़ जाता है, आपको वो खोलने की जरूरत नहीं पड़ती, खुद ही खुल जाता है, ऐसे कहा जाता है। ओके, सो ये रहा हेपार सल्फ आप सभी के लिए। थैंक यू डॉक्टर शार्दुल। थैंक यू डॉक्टर गीतेश। हेपार सल्फ बहुत ही अच्छा लेक्चर हमने अभी सुना है हेपार सल्फ के बारे में। क्वेश्चंस तो बहुत क्वेश्चंस तो आज नहीं आए हैं ज़्यादा, मुझे ऐसा लगता है कि हेपार सल्फ बहुत अच्छी तरह से सबको समझा है, तो ज़्यादा क्वेश्चंस तो नहीं है। पोटेंसी और रिपीटेशन के लिए एक क्वेश्चन है कि हेपार सल्फ और सल्फर कैसा, कौन सी पोटेंसी में दिया था और कैसे रिपीट किया था? अच्छा, जो लास्ट केस बताया उसमें यस, हेपार सल्फ दिया था पहले तो 1m फिर 10m,
और 10M से भी जब बात 15-20 दिन तक की ठीक रहती थी तो फिर LM शुरू किया था उनको, LM डेली दिया था। ओके। और एक क्वेश्चन सपुरेशन पे है, तो हाँ, हेपार सल्फ का सपुरेशन और माइरिस्टिका का सपुरेशन कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? ओके। अब माइरिस्टिका का सपुरेशन मुझे नहीं पता है, सो आई एम नॉट इन अ पोजीशन टू आंसर। मे बी हम ये पढ़ के फिर वी विल गेट बैक टू यू। ओके, तो और तो क्वेश्चन नहीं है। ओके, ओके, सो थैंक यू। थैंक यू एवरीबॉडी फॉर आपने ये वेबिनार अटेंड किया, और पार्टिसिपेशन दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है हमारे ये वेबिनार्स के लिए। तो ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी, डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स हम लेके आएंगे। अदर सॉन्ग और ये प्राणा और ये सब ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन से, इनके हमारा एक्टिविटी लॉकडाउन तक ऐसे चालू रहेंगे, तो उसके डिटेल्स आपको मिलते रहेंगे, अदर सॉन्ग के वेबसाइट पे भी मिलेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वेबिनार में। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ।